राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज का मुद्दा गर्मा गया है। इस विषय पर कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी बात सामने रखी। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस की आपत्तियों के बावजूद उन्हें जवाब देने और सुनवाई का मौका दिया गया। यही अंतर अब विवाद की जड़ बन गया है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर दोहरे मानदंड अपनाने और बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। हालांकि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए सिर्फ राजनीतिक आरोप काफी नहीं होते। असली परीक्षा अदालत में होगी, जहां यह तय होगा कि दोनों मामलों में नियमों का पालन समान रूप से हुआ है या नहीं। चुनाव आयोग एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया, जबकि झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को आपत्तियों के बावजूद सुनवाई और जवाब देने का मौका मिला। यहीं से विपक्ष का आरोप शुरू होता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर झारखंड में एक उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के मामले में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई गई? क्या चुनाव प्रक्रिया में एक समान मानदंड लागू नहीं होने चाहिए? यही नहीं, मीनाक्षी नटराजन प्रकरण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाम रद्द करने का आधार इस धारणा पर था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, जिसका खुलासा उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया। विडंबना यह है कि वास्तव में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला कानून में मौजूद नहीं है, ना ही साबित हुआ है, जिसका खुलासा वो कर सकती थी। सिंघवी ने कहा, हमने चुनाव आयोग के समक्ष विस्तार से अपना पक्ष रखा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ऐसे आधार पर खारिज किया गया है जहां कोई आपराधिक मामला अस्तित्व में ही नहीं था और ना ही कोई संज्ञान लिया गया था। ऐसे में उनके द्वारा किसी मामले का खुलासा करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो वो कहां तक सही है? चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर कानून के तहत काम करते हैं और हर मामला अपने तथ्यों के आधार पर तय होता है। सिर्फ अलग अलग फैसले अपने आप में पक्षपात का प्रमाण नहीं हो सकते। ये साबित करना होगा कि नियमों की व्याख्या जानबूझकर अलग अलग तरीके से की गई। लेकिन यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस का दूसरा आरोप आता है, और वो ये है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। राजनीतिक तौर पर यह आरोप नया नहीं है। विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक असहमति काम नहीं करती। फिलहाल ये मामला राजनीतिक से ज्यादा कानूनी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अदालत ये मानती है कि मीनाक्षी नटराजन को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, तो कांग्रेस के आरोपों को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर कानून प्रक्रिया के अनुरूप पाए गई, तो विपक्ष के आरोप राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे। इसीलिए अब असली सवाल केवल नामांकन रद्द होने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या चुनावी प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू हुई? जवाब अब अदालत और कानूनी जांच से ही सामने आएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा पहुंचने की दहलीज पर खड़े महेश केवट अब सिर्फ प्रदेश की राजनीति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद के बाद बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो वो केवट, निषाद, माझी, मल्लाह, रैकवार और भोई समाज से मध्य प्रदेश के पहले राज्यसभा सांसद होंगे। ओरछा के रहने वाले महेश केवट का चयन ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी पिछड़े और नदी किनारे बसे समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह है कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं और बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक फैले निषाद केवट वोट बैंक पर सभी दलों की नजर
टिकी हुई है। महेश केवट के राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद अब 100% नजर आ रही है। ये सिर्फ सामाजिक सरोकार तक सीमित नहीं है, इसके सियासी मायने ज्यादा बड़े हैं। मध्य प्रदेश के ओरछा से आने वाले महेश केवट यदि राज्यसभा पहुंचते हैं तो वो केवट, निषाद, मल्ला, माझी और भोई समाज से राज्य के पहले राज्यसभा सांसद होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसला केवल सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के लिए लिया गया है या इसके पीछे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक गणित भी छिपा हुआ है। बीजेपी ने ऐसे समय में महेश केवट को आगे बढ़ाया है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर चुकी है। निषाद, केवट और मल्लाह समाज पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा किनारे के दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। ऐसे में महेश केवट का राज्यसभा जाना सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित घटना नहीं माना जा सकता। ओरछा की भौगोलिक स्थिति भी इस रणनीति को और महत्वपूर्ण बना देती है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और झांसी जैसे राजनीतिक रूप से अहम इलाके से भी इसका जुड़ाव है। ऐसे में महेश केवट को बीजेपी भविष्य में एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश कर सकती है जो सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ चुनावी संदेश भी दे सके। हालांकि इस रणनीति में सीमाएं भी हैं। केवल किसी जाति विशेष के चेहरे को आगे बढ़ाने से उस पूरे समाज का राजनीतिक समर्थन स्वतः नहीं मिलता। निषाद और केवट समाज की राजनीति अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक और मुद्दा आधारित होती जा रही है। रोजगार, शिक्षा, आरक्षण, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे सवाल उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। यही वजह है कि महेश केवट की राज्यसभा उम्मीदवारी को सिर्फ और सिर्फ सम्मान या सामाजिक भागीदारी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये बीजेपी की उस व्यापक रणनीति का भी हिस्सा प्रतीत होता है जिसमें छोटे लेकिन प्रभावशाली सामाजिक समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर भविष्य के चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि ये दांव सिर्फ और सिर्फ प्रतीकवाद तक सीमित रहता है या वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को कोई ठोस चुनावी लाभ भी दिला पाता है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के बाद रुख करते हैं बिहार का। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार को मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए कंटिजेंसी फंड से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी देनी पड़ी, जो राज्य के वित्तीय संकट का संकेत है। तेजस्वी ने कहा कि कंटिजेंसी फंड का उपयोग आमतौर पर प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित संकट के समय किया जाता है, न कि नियमित पेंशन के भुगतान के लिए। बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा काफी तेजी से उभर रहा है और वो है राज्य की आर्थिक सेहत का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए कंटिजेंसी फंड से 3,662 करोड़ रुपए निकालने पड़े। सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में वित्तीय संकट का संकेत है या फिर विपक्ष का चुनावी हमला। कंटिजेंसी फंड का उद्देश्य सामान्य परिस्थितियों में होने वाले खर्चों को पूरा करना नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में सरकार को तत्काल संसाधन उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में अगर पेंशन जैसे नियमित भुगतान के लिए इस निधि का इस्तेमाल हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे ही उठेंगे। विपक्ष इस बिंदु को आधार बनाकर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति और ठेकेदारों के भुगतान में देरी हो रही है। यदि इन आरोपों में तथ्य है तो ये केवल वित्तीय प्रबंधन का नहीं बल्कि शासन क्षमता का भी प्रश्न बन जाता है। दूसरी ओर सरकार ये तर्क दे सकती है कि कंटिजेंसी फंड से धन निकालना एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है और इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मुद्दा काफी संवेदनशील है। बिहार में बड़ी संख्या में पेंशनभोगी, सरकारी कर्मचारी, छात्र और किसान सीधे सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। यदि उन्हें भुगतान में देरी का अनुभव होता है तो इसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। इसलिए असली सवाल सिर्फ 3,662 करोड़ रुपए का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है या विपक्ष इसे चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है।
जवाब सरकार के आंकड़े और आने वाले महीनों की वित्तीय स्थिति ही साफ करेगी। कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल बाढ़, सुखाड़ या किसी अन्य महासंकट में होता है, लेकिन अगर रोज के खर्चों और नियमित पेंशन के लिए सरकार को इमरजेंसी फंड का सहारा लेना पड़े तो दाल में कुछ तो काला जरूर है। क्या बिहार सरकार सचमुच दिवालियेपन की कगार पर है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक सोचा समझा सियासी स्टंट है? खजाने की हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन जब तक बुजुर्गों की पेंशन अटकी रहेगी तब तक सरकार के दावों पर सवाल उठते ही रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही बिहार सरकार सचमुच दिवालियेपन की कगार पर है या ये विपक्ष का एक सोचा समझा सियासी स्टंट है? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।